नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है, ठीक। आपको जो आप जो यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है ना, यूपीपीसीएस और भी लॉ के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी इंटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एकदम वीडियो जो है आपके लिए है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा मैं। और आप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरुआत हुआ इंडिया का बनने का, और कहाँ और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, सब कुछ कवर किया जाएगा। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक। ये वीडियो लूसेंट और एनसीईआरटी की निचोड़ है असल में, ठीक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में स्टार्ट करेंगे तो देखिए, हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। सबने सुना होगा इसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है और ज़्यादा टाइम ना लेंगे इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। ये सब हिस्ट्री में हम पढ़ सकते हैं, ठीक। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में था कि कंपनी ने, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके लिए गवर्नमेंट बॉडी बनाया गया, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना, ठीक है ना। कंपनी के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बना, जिसके तहत कंपनी का जो है गवर्नमेंट बना कंपनी का, ठीक। और उसके बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या आता है? इसमें डायरकी यानी कि डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आता है। किसके लिए? कंपनी के लिए। क्या? एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी जिसको कहते हैं, और दूसरा है बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम रहता है ट्रेड रिलेटेड इशू, जितना व्यापार वगैरह इशू होता है उनको देखना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का इशू होता है, जो कार्य होता है वो होता है पॉलिटिकल इशू, यानी कि पॉलिटिकल इशू पर डील करना, ठीक है ना। क्या कंपनी में पॉलिटिकल इशू चल रही है, क्या नहीं चल रही है देश में, ठीक, और कंपनी में। एक्चुअल में ये कंपनी के लिए थे। 1793 में आता है चार्टर्ड एक्ट। आपको पता है कि हर एक चार्टर्ड एक्ट है जो 20 साल में एक बार आता है, ठीक है ना। तो कंपनी का पहला चार्टर्ड एक्ट 1793 में आता है, जो सैलरी डिसाइड करता है किनका? वो बीओडी और सीओडी, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, कंट्रोलर का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जो होते हैं ना, उनकी सैलरी डिसाइड करता है इंडियन रेवेन्यू, किसमें? इंडियन करेंसीज में, ठीक है ना। दूसरा जो चार्टर्ड एक्ट आता है 1813 में। इस चार्टर्ड एक्ट में कंपनी जो है 20 सालों के लिए रूल एक्सटेंड कर देती है, ठीक है ना। और इसमें थर्ड चार्टर्ड एक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि मोनोपोली कब एबॉलिश हो गया था, मोनोपोली को कब ख़त्म कर दिया गया। तो मोनोपोली को जो है 1813 में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि टी, चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था, मोनोपोली कंपनी की बरकरार थी, यानी कि टी का जो ट्रेड था उसमें मोनोपोली अभी तक एबॉलिश नहीं हुआ था, चल रहा था एज इट इज़, जैसे कंपनी पहले वर्क कर रही थी, ठीक है ना। तीसरा चार्टर्ड एक्ट आता है 1833 में। 1833 में चार्टर्ड एक्ट आता है। इसमें क्या करता है कि कंपनी का जो है राइट्स ओवर ट्रेडिंग का जो राइट्स है क्लोज कर दिया जाता है। और इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि बंगाल गवर्नर जनरल को गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रीलिम्स में पूछता है, और भी बीपीएससी, एमपीपीएससी, जितने स्टेट पीएससी से थर्ड वाले चार्टर्ड एक्ट से क्वेश्चन पूछता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हिस्ट्री के पार्ट देख रहे होंगे, ठीक है। तभी फिलहाल के लिए आप देख लीजिए कि 1833 जो कि तीसरा चार्टर्ड एक्ट था, इस चार्टर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग जो है बंगाल ऑफ गवर्नर को, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, यानी कि वो इंडिया के जो है हेड हो गए थे उस टाइम, ठीक। चौथा जो चार्टर्ड एक्ट था 1853 में आया था। इसमें क्या है, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट कैसे होने लगी? एंट्रेंस बेस, ठीक है ना, एंट्रेंस लेने लगे, जैसे आजकल होता है एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बहुत सारी चीज़ें एंट्रेंस लेती है। उसी प्रकार 1853 में क्या किया कंपनी ने कि एंट्रेंस लेंगे तब जाके हम कंपनी में एम्प्लॉय करेंगे किसी को, ठीक। फोर्थ जो है हमारे पास, और जो इसके बाद आया हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आया 1858 का, यानी कि चार्टर्ड एक्ट नंबर 5वां। इस 5वें चार्टर्ड एक्ट में क्या कहा गया है कि ब्रिटिश जो क्राउन है,
ब्रिटिश राजकुमार है और जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे और इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्टर्ड एक्ट 5 में है क्योंकि ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक। उसके बाद 5 चार्टर्ड एक्ट आने के बाद उसके बाद चार्टर्ड एक्ट पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट भारत शासन अधिनियम आया था। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या था कि गवर्नर जो होते हैं उनकी ड्यूटी जो एक्सटेंड कर दिया गया था और डिपार्टमेंटल वर्क दे दिया गया था। गवर्नर जो थे उनकी ड्यूटी को एक्सटेंड कर दिया था, कंपनी को भी देखना था, देश को भी देखना था, ठीक है ना, और लॉ भी देखना था देश का, ठीक। और 1892 में हमारा आया था 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट अगेन आया था। इसमें क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होगा देश में, और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट डिबेट। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो था 1892 में रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट के ऊपर डिपेंड किया गया था, वो 1892 में किया गया था, ठीक, आपको याद रखना है। 1909 में आया था, तो 1909 में आया था हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको कहते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा इसके बारे में। इसके बारे में अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मोंटेगो चेम्स फोम के ऊपर भी वीडियो मैंने बना चुका, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड टू मुस्लिम्स जो समुदाय थे उनके लिए सेपरेट चुनाव प्रणाली दे दिया गया था, ठीक है ना। और प्रोविंशियल एंड कंट्रोल बजट डिबेट, इसमें प्रोविंशियल एंड सेंटर का जो है बजट डिबेट किया गया, ठीक है ना। प्रोविंशियल असेंबली इंक्रीज, प्रोविंशियल में असेंबली जो थी उसके इंक्रीज़ कर दिया गया, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है इंक्रीज़ कर दिया गया। इसके बारे में फुल डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक। अगर अगला मैं वीडियो बनाऊँगा पार्ट 2 के ऊपर, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये पूरा मैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बना रहा हूँ, 1 से लेकर जहाँ तक ख़त्म ना हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।